सो डियर स्टूडेंट्स, अपन लोग ना आज चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का। ये क्लास 9th में भी पढ़ चुका होता है बच्चा, थोड़ा बहुत इसके बारे में, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके होते हैं अपन लोग, है ना। फोर्स लॉज ऑफ मोशन नाम से होगा वहां पर। हम इसको जनरली यहाँ पर ना एनएलएम करके बुलाएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले बच्चों अपन को फोर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं वही यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फोर्स क्या होगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान दे लो, चीजें आसान है इस चैप्टर की, तो तुम लोगों को और इजी लगने लग जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चों फोर्स। ओके बच्चों, फोर्स के बारे में तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रेडिशनल डेफिनेशन है बच्चों। फोर्स क्या होता है बोलो? इट इज अ फोर्स एक तरह का एक्सटर्नल एजेंट होता है, या तो पुश होगा बच्चों, और या तो क्या हो जाएगा, पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बात और, फोर्स बच्चे लोग वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर अपन जूनियर क्लास का थोड़ा भी रिकॉल करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि फोर्स से अपन मोशन लाते हैं, या कोई बॉडी को रेस्ट पे ला रहे होते हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से वो बातें अपन को पता है, हाँ या ना बच्चों। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर आप फोर्स लगा भी देते हो उसके ऊपर, तो लेट से इनिशियली ये रेस्ट पर है, कोई आपका बुक वगैरह समझ लो, यू विश टू मूव दिस बुक, यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स। बट बच्चों, इस चैप्टर में इससे इससे आगे बहुत कुछ पढ़ाने को है। फोर्स लगाओगे तो इसका स्टेट वगैरह चेंज होगा, तो थोड़ा अपन को रिकॉल कर लेना है। अब अपन बात करते हैं कि जो ये फोर्स का पार्ट है, तो बच्चों डायरेक्टली जंप करने से पहले अपन क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो ऑन द फ्रेश पेज, मतलब 11th के सिलेबस में क्या क्या करना है अपन को, तो ये हो जाता है बच्चे लोग, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। क्या हो जाएगा ये? टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस, जितने भी फोर्स होंगे, है ना, पूरे करिकुलम में, वो बच्चों ब्रॉडली 4 केस में डिवाइड किए जाते हैं, 4 कैटेगरी में। ठीक है। सबसे पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा बहुत इसके बारे में 9th में आता है चैप्टर में। अभी अपने को चैप्टर नंबर 8 हैगा 11th क्लास के बच्चों का, एक्सट्रीमली डिटेल में पढ़ाना होगा अपन को। ठीक, कौन सा फोर्स है बोलो? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। देन यू विल स्टडी वीक न्यूक्लियर फोर्स। कौन से होंगे? वीक न्यूक्लियर फोर्स। देन यू नीड टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। And the last one will be strong nuclear force. Strong nuclear force। बच्चों, कोई भी फोर्स का अगर लॉजिक पढ़ोगे ना, मतलब एनी टाइप ऑफ फोर्स आई टीच यू, जैसे मान लो कोई ड्रैग फोर्स होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, कोई व्हीकल का फोर्स होगा, कोई बॉडी एजेंट कुछ भी होगा बच्चों, वो वाला फोर्स हमेशा कौन से फोर्स के कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। आई टीच यू क्यों आ रहा है ये बात लिखा है न्यूक्लियर और न्यूक्लियर ना, तो मतलब आप विद इन द एटम बात कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अपन एफ ऑफ एन देखेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स को अपन ये एफ ऑफ डब्ल्यू कर देंगे, ग्रेविटेशनल को एफ ऑफ जी कर देंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बच्चों ई एम लिखना होता है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं एक बुलेट पॉइंट बना के कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपन लोग स्टैंड कर पाते हैं ना बच्चों अर्थ के ऊपर, या सोलर सिस्टम हमारा है, एनीथिंग यू सी, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर लग रहा होता है, यूनिवर्सल फोर्स होता है एक तरह का। याद आ रहा है कुछ क्या? 9th क्लास की बोलो डेफिनेशन क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की? एनीवन? दो दो मासेस होंगे, कुछ भी याद आया ऐसा? दो मास के बीच में लगता है बच्चों, उनके बीच की डिस्टेंस होती है। बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर हुआ क्लास ये? तो फोर्स यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल होता है वो लिखते हैं अपन लोग, जी लिखते हैं, पहला मास होता है, सेकंड मास होता है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे अपन, बिकॉज ये चैप्टर ही बन जाएगा अपना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या है कि दो बॉडीज में लगता है, और आप बस इसको ऐसे याद कर लो कि इट इज यूनिवर्सल, सब जगह लग रहा होगा ये। ठीक है, यूनिवर्सल फोर्स। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टीच यू इज इट इज द वीकेस्ट फोर्स अवेलेबल इन नेचर।
ये सेंटेंस याद करो सब लोग। वीकेस्ट फोर्स, बोलो बच्चा लोग, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नेचर में लगने वाला वीकेस्ट फोर्स होगा। मतलब कहने का है जिस ऑर्डर में मैंने इनके नाम लिखे हैं ना बच्चों, ये उसी ऑर्डर में आते हैं। सबसे छोटा वीक, मतलब सबसे वीक होगा ग्रेविटेशनल, देन आएगा आपका वीक न्यूक्लियर, देन आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। अंडर अंडर जनरल कंडीशंस अपन किसी न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते। वो ब्रेक करेंगे तो वो पूरा वो न्यूक्लियर फिजन में जाएगा और वो बॉम्बिंग वगैरह वाला केस आ जाएगा बच्चों। एनॉर्मस एनर्जी चाहिए होती है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। यू विल स्टडी द फोर्थ फोर्स इन क्लास ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में न्यूक्लियस नाम का चैप्टर है, पढ़ोगे वहां पर जाकर आप लोग। अभी अपन को क्या करना है, इन चार कैटेगरीज को याद करना है कि दीज आर द कैटेगरीज विच वी विल बी इंसिस्टिंग अपॉन स्टडिंग। तो ये हो गए चारों के चारों। अगर कोई बोलता है इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, किसके बारे में बच्चों? रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है दैट अगर सबसे छोटा कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। उसका रेशियो लिया अपन ने वीक के साथ, उसका रेशियो है ना, इस तरह से अपन ने इनका रिलेशन बनाने का ट्राई किया। तो ये हो जाएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर अपन 1 मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं बच्चों? 1 मान के, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो 10⁻38 टाइम्स ज्यादा होता है। इमेजिन करो, 10⁻38 टाइम्स ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा बच्चों 10⁻36 टाइम्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा 10 टू पावर, यहाँ बुक्स वगैरह में 25, 26, 23 सब चलता है बच्चों, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है अपन को आज की डेट में। तो ऐसे याद करना है अपन को। कोई पूछता है मान लो कभी आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू द न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हो जाएगा 1:10⁻38। क्या ये लाइन याद रहेगी आपको? 1:10⁻23, 10⁻36, 10⁻38। बच्चों ये ऑब्जर्वेशन से तब हमको ऐसे कैसे याद कर लेना है। तो एक बात तो याद कर लो कि सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, इस पेज पे लिखा हुआ है, बोलो बच्चे लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स इतना वीक है, फिर भी काफी है अपन को स्टैंड अप रखने के लिए ना। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट है। और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा? देखो उसके नाम में स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, इससे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है। अब ले देखकर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लग जा रहा है, तो बाद में जो कल्प्रिट है वो बच कौन गया बच्चों? वो ये इंसान बच गया। मतलब आपको लाइफ में आज के बाद कोई भी फोर्स पढ़ाऊंगा वो किस कैटेगरी में आएगा? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 हियर। सेकेंडली बच्चों अपने को मालूम पड़ता है कि ये जो सेकेंड वाला अपना फोर्स है जिसका नाम मैं रखने जा रहा हूं, देखें सब लोग बोर्ड पर, यहां लिखा हुआ है वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना, F(W). इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक साइंटिस्टों को भी नहीं पता चला है। बस ये कहते हैं ये लोग कि जब न्यूक्लियस डीके करता है ना बच्चों, उस केस में आता है ये। तो जो एग्जैक्ट कंडीशन इज स्टिल नॉट नोन, क्योंकि साइंस क्या है बच्चों, कंटिन्यूसली इवॉल्विंग फील्ड है। बट हम बात कर रहे हैं वीक की, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियर डिके। डिके का मतलब बच्चों जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स बाहर आ रहे होते हैं, उस केस में अपन को वीक न्यूक्लियर फोर्स बताया जाता है। देन द थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चे लोग इलेक्ट्रो, बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और कोई फोर्स पढ़ाऊंगा आपको आज की क्लास में या इस चैप्टर में, वो सारे के सारे कौन से होंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये दो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग जाता है। तो दिस फोर्स एक्ट्स ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द
बोलो सरफेस। एग्जाम्पल लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गया, आप पढ़ोगे इस चैप्टर में। जैसे कि टेंशन वाला फोर्स हो गया। आप आगे जाके बच्चों नॉर्मल वगैरह भी पढ़ोगे, है ना। क्लियर हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका नाम होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। बोलो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पूरी क्लास जानती है एटम का स्ट्रक्चर, क्योंकि 11th में है अपन लोग और शुरुआत में हो गया होगा अभी आप लोगों का। बच्चों एटम होता है, उसके सेंटर पे न्यूक्लियस का रीजन होता है, हाँ या ना बोलो, होता है ना। तो इस सेंटर पे रीजन पे आप सबको पता है पूरी क्लास को कि कई सारे न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, ठीक है। और उन्हीं न्यूक्लियॉन्स को बोलते हैं अपन लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट पे होता है। बोलोगे यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो ये जो अंदर के जो लोग हैं न्यूक्लियस वाले, उनका नाम होता है न्यूक्लियस। और यहां हो जाता है द फोर्स बिटवीन, बोलो द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। कहने का मतलब है ये दो प्रोटॉन पे भी लग रहा होगा बच्चों, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी लग रहा होगा और दो न्यूट्रॉन पे भी लग रहा होगा। ये सब बातें पढ़ो, एमसीक्यू में आ जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि आपको तो पता होगा ना न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। वरना इसको भी ऐसे करने लग जाओ आप लोग, जैसे कि सर प्लस माइनस होता है तो अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेगा। अरे भाई वो चीजें नहीं करनी है, बस ये बोलना है पार्टिकल पे लग रहा है ये, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, इट इज, बोलो चार्ज इंडिपेंडेंट। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात है ना। अब बच्चों देखो, ये जो नाम लिखा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सुन के बहुत डिबेटेबल लगता है कि यार हर एक फोर्स को इसी में कैसे बोल सकते हैं। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन लेवल पे बात की जा रही है। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं दो चार्जेस हैं अपने पास, ये हो गया प्लस का और ये हो गया प्लस का, तो सब बच्चों को तो पता होगा ना ये रिपेल करता है, हाँ या ना। वैसे ही अगर कोई प्लस का चार्ज हो और एक नेगेटिव का आए तो क्या बोलोगे सर जी, अट्रैक्ट करेगा। दे विल गोइंग टू अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस गोइंग टू अट्रैक्ट। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटेगरी में आएगा, लेकिन यहाँ कैटेगरी वाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डाल देते हैं उसको अपन लोग। एनी फोर्स यू सी, स्प्रिंग के अंदर फोर्स देखते हो, पेन को टैप करते रहते हो अपन, कोई भी फोर्स लाइफ का देखते हो, पुल कर रहे हैं, चेन होता है, टेंशन होगा, रोप होगा, बच्चों बहुत चीजें पढ़ोगे। एवरीथिंग विल ड्रॉप डाउन टू इलेक्ट्रॉन लेवल। सरफेस से इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके इंट्रैक्शन से लग रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा डिबेट हो जाता है यहाँ पे। देखो न्यूक्लियर वाले तो एटम के अंदर लगेंगे, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। ग्रेविटी वाले ने अपना अलग कैटेगरी कर लिया है। तो टोटल चार तरह के फोर्स है लाइफ में, एंड द मोस्ट मिस्चीफ फोर्स वो ये है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिकॉज आज के बाद जो भी पढ़ाऊंगा तो बोलूंगा इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आपको बस वो सेंटेंस लिख देना है वहां पे। डाउट बोलो। तो बच्चों रिलेटिव स्ट्रेंथ एक बार और मैं आपको लिख देता हूं। सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है दुनिया में वो कौन सा होता है मेरे से पहले बताओ। ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और फिर कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे छोटे आदमी को ना वन बोल देते हैं, वन बोल देते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स वाला 10 टू पावर, ये ना बच्चों एक बार चेक करेंगे आप सब। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है 36 टाइम्स और ये होता है 38 टाइम्स। आपको इस चीज को समझना है। समझो कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 38 जीरो टाइम्स ज्यादा, बात समझ रहे हो, अप टू 38 जीरोस टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कोई प्रॉब्लम, सोच के देखो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। ग्रेविटी फोर्स से अपना सोलर सिस्टम टिका हुआ है। हम लोग अर्थ पे चलते हैं तो ग्रेविटी की देन है ना वो, तो वरना उड़ रहे होते सब लोग, स्कूल से घर जा रहे हैं आयरन मैन बन के, वापस आ रहे हैं सुपरमैन बन के, है ना। तो वही है अपना ग्रेविटेशनल जो फोर्स है बच्चों, दो मास वाली बॉडीज में लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्ज वाली बॉडी में लगता है।
वीक न्यूक्लियर फोर्स जब न्यूक्लियस आपका डीके कर रहा हो तब लगता है। अभी आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड पेपर बनने वाला है और केस स्टडी बेस्ड पेपर बनने वाला है। तो ये जो सारे टॉपिक मैंने अभी पिछले 15 मिनट में कवर अप करे ना बच्चों, ये चीज़ें चैप्टर नंबर 1 में फंडामेंटल फोर्स कैटेगरी में आती हैं, जो कि मैं यहाँ पढ़वाता हूँ बिकॉज अब आपको फोर्सेस के बारे में बतलाना है मुझे। और तो और मुझे केवल पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन करना है दैट द फोर्स इज all the force I'll teach you in this chapter will fall under this particular category, electromagnetic force। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक बच्चों? चलो बेटा फिक्स, इसकी फटाफट फास्ट समरी पढ़ लेते हैं। फोर्स के बारे में क्या लिखा है? फोर्स इज अ पुश और अ पुल जो चेंज करेगा या टेंडेंसी होगी चेंज करने की किसी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये अपना फर्स्ट लॉ भी बनेगा आगे जाके। फोर्स क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होगा या बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन वाला होगा बच्चों, कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। इसका दोनों का स्टेट चेंज करने की ट्राई करेगा। ये कर नहीं पाएगा या कर लेगा वो अलग बात है, टेंडेंसी रहेगी। छोटे छोटे बच्चे मान लो बड़े बड़े कबर्ड को अगर मूव करने का ट्राई करेंगे तो कर थोड़ा ना पाएंगे, बस ट्राई करेंगे ना। मान लो कोई छोटा बच्चा है ना? तो वैसे ही बच्चों इसको ऐसे समझ के चलो। फोर्स हमेशा क्या होता है? फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, है ना? पुश और पुल होता है। इफेक्ट क्या कर सकते हैं फोर्स के? 9th क्लास की बातें हैं, पूरा डायग्राम वगैरह नहीं बनवाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है? इट में चेंज द स्पीड, डायरेक्शन चेंज करता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है, या सब कुछ चेंज कर सकता है, स्पीड भी डायरेक्शन भी और वगैरह वगैरह सब कर सकता है बच्चों। ये डाउट बोलो फर्स्ट लाइन में? नहीं। अब यूनिट के बारे में बात करते हैं, कैसे ही लिखा है अपन ने यूनिट। तो बच्चों 9th क्लास से फोर्स का फॉर्मूला पता होगा आप लोगों को, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एनी आइडिया? मास से आ जाएगा केजी और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों एसआई वाले लोगों को ना ऑनर करने की बहुत आदत होती है, तो एमकेएस बोल लो या एसआई बोल लो, वहां पे न्यूटन भी चलता है। और जिसने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ रखा है हमसे, अपन लोगों कोचिंग में, उनको ये मालूम है कि सीजीएस में ना न्यूटन क्या बोलते हैं? डायंस बोलते हैं। और मैंने ये आपको प्रूफ करवा रखा है कि 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है? 10⁵ डायंस। सीजीएस बच्चों स्मॉलर सिस्टम है एक तरह का, सेंटीमीटर वगैरह, और ये लार्ज सिस्टम होता है ना? रिलेटिवली लार्ज है। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1,00,000 डायंस। ठीक है, क्या होगा? 1,00,000 डायंस। केजीएफ एक बहुत अच्छा पार्ट है जो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और पढ़ाई करते हैं ना। ये केजीएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब है हर किलोग्राम की बॉडी पे अर्थ कितना फोर्स लगाएगी। द फोर्स विथ अर्थ अट्रैक्ट्स अ 1 किलोग्राम बॉडी इज नोन एज किलोग्राम फोर्स। आप लोगों ने हमेशा ये चीज देखी होगी बच्चों। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया अपना फोर्स का, सबको पता होता है ये तो। चलो केजीएफ के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम लोगों का मूवी वाला केजीएफ नहीं है, ठीक है? वरना पार्ट 2 पार्ट 1 करने लग जाओ, है ना? क्या बोलोगे इसको? किलोग्राम बोलो फोर्स। सब लोगों ने नोटिस करा होगा, ये बहुत एक दिमाग में जरूर बात आई होगी कि अपन लोग कई बार ना अपना वेट कराने के लिए मशीन पे जाते हैं, है ना? मान लो मैं जाके ऐसा खड़ा हो गया वेट पे, एंड लेट से सर का जो वेट आता है वो 76 केजी आता है। सुनने में बहुत खराब लगता है बच्चों, जो लेमन लैंग्वेज सोसाइटी में जनरल इंसान है वो वेट ऐसे बोलता है, वेट बराबर 76 केजी। बच्चों जो डिस्प्ले मशीन होती है ना, वो केजी के बाद जो एफ लिखा रहता है उसको छुपा देती है। क्या होता है? केजी के बाद जो एफ होता है उसको छुपा देती है वो। तो नॉर्मल इंसान के लिए वेट क्या होगा? 76 केजी। बट रियल में वो ऐसा है कि मास है 76 केजी, उसको मल्टीप्लाई करा गया है फोर्स से। जो 1 किलोग्राम पे फोर्स लगता है उसको 1 kgf कहते हैं। तो ये हो जाएगा 76 kgf। आप बात समझे मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ऐसा लिखते हैं 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो मान लो अगर सर का जो वेट आता है या अपन मास जो निकालते हैं शॉप पर जाकर, वो 76 आ रहा होता है kgf, तो कहने का मतलब पता है कितना है? 76 पॉइंट इंटू 9.8 न्यूटन का फोर्स मैं अर्थ पे लगाता हूँ।
अब आप समझिए कि नॉर्मल लोग वेट बोलते हैं, वो मास में दिखाते हैं, तो केजी नहीं होता बच्चों, वो केजीएफ होता है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे आंसर उसका, इट इज द इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, exerted by earth on 1 kg of mass of body। मतलब हर किलो पे जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं किलोग्राम फोर्स। कितना लगेगा बच्चों? और क्या आपसे अगर मैं 9th 10th की बातें पूछूं तो वेट की किसी को डेफिनेशन पता है? वेट इज द, अरे वेट एक तरह क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मान लो मेरा वेट आएगा तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाता है, और मास इनटू ग्रेविटी उसका एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मास मान लो 76 से, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8। जो भी अपना आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर अपना किसमें है, किलोग्राम फोर्स में आंसर है। क्या ही दिक्कत है अपन को, किलोग्राम फोर्स में बोल रहा हूँ, वो न्यूटन में आंसर है अपना। और ये जो टर्म आती है ना, ये 76 मतलब एक नंबर है, वो केजीएफ कहलाता है। और वही पूरा देश दुनिया उसको वेट बुलाती है। आपने भी नोटिस किया होगा ना कि कोई पूछता है वेट कितना, तो अपन क्या बोलते हैं उसको, वी एक्सप्रेस वेट इन केजी इन जनरल लाइफ, बट दैट इज रॉन्ग बच्चों। केजी एफ होता है, एफ वहां पर छुपा लिया जाता है। डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं, अगर कोई इंसान कह रहा है कि मेरा जो वेट आया वह 98 केजी है, मान लो किसी ने बोला ऐसा, तो बेसिकली 98 केजी नहीं है बच्चे, वो 98 केजी एफ है। और हर केजी एफ का मतलब होता है, बोलो, 9.8 न्यूटन। तो ये जो बड़ी नंबर आएगी यहाँ पे अभी, उतना ज्यादा वो फोर्स लगा रहा है हमारी अर्थ सरफेस पे। अब बात समझ में आई? जो मशीन आंसर देती है ना, वो एफ यहाँ पे छुपा लेती है। आप कभी शॉप पे जाते हो ना, तो केजी लिखा आता है वेट, याद देखा होगा आपने। किसी मसाला पिसाने वाली शॉप पे जाएं, या वो होते हैं ना फ्लोर मिल होते हैं, आटा चक्की कहते हैं हिंदी में उसको अपन लोग, वहां जाते हैं तो वो केजी लिख के देते हैं ना, याद देखा होगा सब लोगों ने। या कभी वेजिटेबल शॉप पे जा रहे हैं, एनीथिंग ग्रोसरी शॉप पर जा रहे हैं, हर जगह जो वैल्यू आती है वो केजीएफ का टर्म बनती है। कोई दिक्कत बेटा? कोई डाउट? कैसे याद? तो ये वहीं से आ रहा है, देखो देखो बेटा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का डाउट आ रहा है ना, तो देख लो ना यहाँ पे। अगर मान लो मैं फोर्स लिखता हूँ और ये मास आ रहा है, एक्सेलरेशन होता है जो फोर्स लगाता है, और यहाँ पे ग्रेविटी क्या लगाएगी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लगाएगी। तो दीज टू फॉर्मूलाज आर एग्जैक्टली द सेम। तो जो जी का टर्म आता है ना, 9.8 ही होता है वो, इसलिए उसका एक नई यूनिट बना दिया गया है। तो हम ऐसा लिखते हैं जनरली, 1 किलोग्राम, बोलो, 1 किलोग्राम फोर्स equals to 9.8 Newton. Is this clear? Force on 1 kg body, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला बोलो बेटा जल्दी से। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो मास कितना हो जाएगा, 1 kg। एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, तो 9.8 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? हाँ, तो यही तो करवा रहा हूँ इतनी देर से मैं आपसे। तो ऐसा याद करो कि जो अपन लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें थोड़े बहुत करेक्शन की जरूरत है बस, और कुछ नहीं सोचना अपन को। तो इस पेज से क्या सीखा अपन ने, कि जो 1 kgf होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। तो एग्जाम में आ जाए मान लो 4 kgf की बॉडी है, तो आप समझ जाना कि कुछ करना थोड़ा अपन को, यहाँ पे 4 × 9.8 कर देना होता है, ये उसका वेट आ जाएगा। और ये जो नंबर है ना, ये उसका मास होता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस की बात आ रही है, तो वो मैंने आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। ये नोट्स अभी क्लास के ग्रुप पे आ जाएंगे, तो कॉपी में छाप लेना। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, और ये लिखा हुआ है आपका कौन सा फोर्स है बेटा, ये पढ़ो,
दिस एक्ट्स बिटवीन टू एलिमेंट्री पार्टिकल, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है और ये वगैरह वगैरह। वीक फोर्स बहुत छोटे होते हैं बच्चों, और मतलब इट्स दो प्रोटॉन्स के बीच में लग रहे होते हैं। अब बारी आती है ये आगे बढ़ने की अपने, फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्टैक्ट। अब थोड़ा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है बच्चों? अब थोड़ा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग। तो फील्ड फोर्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट कहते हैं बेसिकली इनको, और एक होते हैं कांटेक्ट फोर्स, जिनमें फिजिकल बॉडी है ना एटॉमिक रेंज पे होगा, इंटरेक्शन होगा, उसको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। और कई जगहों पर बच्चों क्या हो जाता है, जो फोर्सेस होते हैं ना, हाँ, और कई जगह पे जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस बच्चों केवल उसकी फील्ड से लग रहे होंगे, तो उनको अपन नॉन कांटेक्ट बोल लेंगे। जैसे मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये इस तरह के फोर्सेस, ठीक है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले को भी ये लोग नॉन कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। इतना तो क्लियर हुआ, है ना? तो चलो, टेंशन वगैरह आज खत्म करवा दूंगा। फ्रिक्शन फोर्स भी होते हैं, थर्ड कैटेगरी के, तीन तरह के बता रहा है ये यहाँ पे, है ना? टेंशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया और नॉर्मल हो गया, है ना? चलो, हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में, है ना? चैप्टर थोड़ा इजी लेके जा रहा हूँ क्योंकि नया नया पढ़ रहे हैं अपन, और अभी अभी अपन अगर फास्ट चले जाएंगे दिक्कत हो जाएगी। आज की क्लास समझ में आ रही है सबको? देख लो, अच्छे से देख लो। हम्म, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट। इसको चार्ट से समझा देता हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद अपन इन डिटेल पढ़ लेंगे। तो बच्चों अब अपना थेरेटिकल पार्ट यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो कांटेक्ट के बेस पे कैसे काम करेंगे। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, बिकॉज अपन को सीधे न्यूमेरिकल से ज़्यादा फोकस करना है। टर्म वाइज सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखो, दो दो बार इसको देखना है ना, तो ऑन द बेस ऑफ कांटेक्ट कैसे स्टडी करोगे। दो तरह के फोर्स हो जाते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ फोर्स में अगर मैं आ जाऊं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस दो कैटेगरी में हो जाएंगे ना। एक हो जाएगा कांटेक्ट फोर्सेस, और एक हो जाएगा बच्चा लोग नॉन कांटेक्ट। एज देयर नेम सजेस्ट, जो नॉन कांटेक्ट वाले होंगे ना, देख रहे हो नॉन कांटेक्ट वाले बच्चों, ये जो नॉन कांटेक्ट वाले फोर्स होंगे, इसमें मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना पड़ जाए अपन को। आप ट्वेल्थ में आओगे तो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? दो दो इलेक्ट्रॉन्स में लग रहा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना पड़ जाए अपन को, ठीक है? वहीं लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों पढ़ना होगा तो ये नए नए फोर्स के नाम लिख रहा हूं मैं। एक हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, है ना? बॉडी, दो बॉडी में कांटेक्ट होगा, एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है ना? दो बॉडी कांटेक्ट कर रहे होंगे एटॉमिक लेवल पे। आप भी किसी बॉडी को अगर पुश करते हो तो अपने हैंड के इलेक्ट्रॉन्स और हैंड के फोर्सेस वहां पे ले आके टच करते हो, आपके मसल वर्क करते हैं एंड देन समथिंग मूव्स। तो नॉर्मल लिखा है बच्चों। दूसरा हो जाएगा, एक तो बन रहा है अपना नॉर्मल फोर्स, फिर अपन बात करते हैं तो ये हो जाता है टेंशन। टेंशन भी एक तरह का फोर्स है। और जो थर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रिक्शन। सो यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस, नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन, जो किस कैटेगरी में आ रहे हैं बोलो? कांटेक्ट फोर्स में। और नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से आ रहे हैं? ग्रेविटेशनल आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, और एक्सेट्रा बहुत सारे और हो सकते हैं। यहां तक का क्लियर है बच्चों? थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, अब है ना, कांटेक्ट फोर्स के बारे में एक सब्जेक्टिव लाइन है। ये वो फोर्स होते हैं बच्चों जो बहुत ही शॉर्ट रेंज पे होंगे, एटॉमिक, शॉर्ट एटॉमिक रेंज पर, और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से होंगे। इनको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अपन को जो आज पढ़ के जाना है उसका नाम होता है नॉर्मल, ठीक है? मतलब नॉर्मल मतलब ये हमेशा सरफेस के कैसे लग रहे होंगे? परपेंडिकुलर लग रहे होंगे।
कैसे लग रहे होंगे बच्चों? परपेंडिकुलर लग रहे होंगे। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कम इन कांटेक्ट दे एक्सर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर। पक्की बात है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आएंगे बच्चों, वो आपस में क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई आपके पास सरफेस ऑफ अर्थ है ना? सरफेस ऑफ अर्थ मान लीजिए, और कोई कोई भी ऐसे ट्री के ऊपर मान लो कोई फ्रूट वगैरह लगा हुआ है ना? लेट से एप्पल ही लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? ये एप्पल लगा हुआ है, तो उस एप्पल के ऊपर तो ग्रेविटी लग रही है, न्यूटन ने बोला ही है अपन को। तो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाएगा। लेकिन अगर इसी सरफेस के ऊपर वो जो एप्पल है वो आकर गिर जाए बच्चों, यहाँ पे कहीं गिर जाए, कोई ऑब्जेक्ट का मास गिर जाए, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड क्या लगेगा? तो बोलोगे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट डायग्राम ये फील्ड फोर्स कैटेगरी में आ रहा है ना? फील्ड्स की वजह से लग रहा है। लेकिन सेकेंड फोर्स में सरफेस भी लग रही है बच्चों, एक्शन में आ गई है। तो अगर बच्चों ये एफ ऑफ जी यहाँ डाउनवर्ड लग रहा है, तो आप बोलोगे सर कुछ ना कुछ तो इस सरफेस का रिएक्शन मिल रहा होगा उसको, मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा? तो वो एक रिएक्शन परपेंडिकुलर मिल रहा होता है, उसी रिएक्शन को नॉर्मल कहते हैं। मेरे कहने का ये मतलब है एनीथिंग यू सी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अगर कोई बॉडी रखी हुई है उसके ऊपर मास m रखा हुआ है, तो बच्चों उससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फोर्स जाएगा जो कि मास इनटू ग्रेविटी के बराबर होगा। लेकिन थिंक अबाउट द सरफेस विच इज इन कांटेक्ट। ये सरफेस कांटेक्ट पे है ना? आपने बुक रख दी, आपने पेन पेपर मोबाइल लैपटॉप कुछ भी रखा सरफेस पे, तो बच्चों उस सरफेस से कुछ तो उसको रिएक्शन मिल रही होगी ना, ऐसे ऐसे करके हर एक मॉलिक्यूल लगा रहा होगा। तो कंबाइंडली उसको ऐसा बना के बताया जाता है दैट द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन काउंटेड एज नॉर्मल। और डाउनवर्ड क्या लग रहा है बच्चों? एफ ऑफ जी, क्योंकि कभी कोई फोर्स सिंगल हैंडेडली लगता ही नहीं है, हमेशा फोर्स पेयर में लगता है। तो यहाँ भी पेयर है, यहाँ पर ही बच्चों अलग अलग नॉर्मल होंगे, पेयर होगा, इधर पे भी पेयर लग रहा है। और फर्स्ट वाले में अगर ये मास ऑफ एप्पल m1 कर देंगे और ये जो अर्थ का मास है वो m2 है, तो एफ ऑफ जी से अगर ये अंदर आया है तो अर्थ से भी तो ऊपर बच्चों एक एफ ऑफ जी लग रहा होगा। तो डिबेट मत करना कि फोर्स में एक ही फोर्स क्यों बनाया फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला वो डायग्राम ही वैसा होता है बच्चों। फोर्स हमेशा एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, ये अपन 9 से जानते हैं, और यहां भी प्रूफ कर दूंगा मैं भी दोबारा से। ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स बच्चों वो रिएक्शन वाला फोर्स होता है, या इसको नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं। आप तो बस इसको बच्चों नॉर्मल फोर्स नाम से जानो, नॉर्मल फोर्स। ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ये कब अराइज होता है बच्चों? इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। बोलो, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको एक अच्छे डायग्राम समझाता हूं मैं आप लोगों को। देखो बच्चों, इस डायग्राम को देखोगे ना बच्चों, तो आपको यहाँ पे एक सरफेस दिखाई देगा इस तरह से। दिख रहा है क्या? मान लो मेरे घर में टेबल है एक, इस टेबल का कुछ मास होगा बच्चों, तो उस मास की वजह से ग्राउंड पे क्या लग रहा होगा? ग्रेविटी लग रही होगी। और ये चार के चार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, तो बोलोगे यस सर। आ रहा है क्या समझ में? तो ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी एक्टिवेट हो जाएंगे और इन सब पे बच्चों नॉर्मल लगने लग जाएगी इस तरह से। एक का नाम हो जाएगा n1, एक का नाम हो जाएगा n2, एक का नाम हो जाएगा n3, एक का नाम हो जाएगा n4। तो सीखा क्या यहाँ से अपन ने? कि फर्स्ट पॉइंट तो ये सीखा कि जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर फोर्स। दूसरा, जिस बॉडी पे नॉर्मल बनता है ना, वो उससे हमेशा अवे लग रहा होता है। याद करो इस पॉइंट को। इट इज ऑलवेज, बोलो, एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी। नॉर्मल कहां लग रहा होगा बेटा? हमेशा बॉडी से अवे, बॉडी की जगह पे अपन सरफेस कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिस सरफेस पे पढ़ रहे हो ना, नॉर्मल उससे अवे लगता है, याद रहेगा। या परपेंडिकुलर बना लो, और ये अवे वाला पॉइंट अभी अपन बाद में डिटेल डिस्कस करा दूंगा। यहां तक का तो क्लियर हो गया ना बच्चों? परपेंडिकुलर लगती है ना? चलो और देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये तो ब्लॉक वाले क्वेश्चंस आ गए। हाँ, इसका नॉर्मल कैसे लग रहा है वो बतलाना है अपन को, और ए और बी का नॉर्मली बतलाना है। तो चलो बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में।
वेरी इजी एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है बताइए? ड्रॉ नॉर्मल फोर्सेस ऑफ मैसिव रॉड एट पॉइंट 1 and 2। क्या बनाना है बच्चों? नॉर्मल फोर्स बनाना है मैसिव रॉड का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर। जहां जहां कांटेक्ट होता है वहां वहां पे नॉर्मल बनता है और उस सरफेस से परपेंडिकुलर बनता है। आया क्या? बच्चों, चलो थोड़ा सिखा देता हूं मैं इसको बनाना। बड़ा ही आसान है और बड़े आसानी से आप समझ जाओगे। चलो बच्चे क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कहता है नॉर्मल फोर्स बनाना है इस रॉड का 1 और 2 पॉइंट पे। तो पहले डायग्राम में कॉपी कर देता हूँ। एक ये बना है सरफेस बच्चों और एक ये बन रहा है सरफेस। दिख रहा है अपन को? साफ साफ समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये जो सरफेस बनी हुई है और एक और सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये मैसिव रॉड है बच्चों, इस तरह से। बोलोगे यस सर रखी हुई है। तो इस रॉड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो पॉइंट नंबर 1 दिख रहा होगा और 2 दिख रहा होगा। हाँ या ना बोलो? बन रहा होगा। इफ यू ऑब्जर्व इट प्रॉपरली तो सरफेस नंबर 1 पे मुझे परपेंडिकुलर फोर्स बनाना चाहिए। तो यहां से बच्चों जो नॉर्मल बनेगी ना आपकी, वो अपवर्ड बनेगी। ठीक है? क्या कैसी बनेगी? अपवर्ड। अब बच्चे का जब पहला डाउट आया कि सर आपने नीचे क्यों नहीं बनाया, वो भी तो परपेंडिकुलर कहलाता। तो मैं आपसे एक आंसर पूछता हूँ बच्चों, जब ये पूरी की पूरी बॉडी का जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड ना। तो इसका नॉर्मल ऊपर आ जाएगा और इसका नॉर्मल यहाँ से इससे परपेंडिकुलर पहुंच जाएगा। मतलब जो सेकंड नॉर्मल होगा बच्चों वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा N1, यहाँ हो जाएगा N2। नॉर्मल बनाने के केवल बच्चों 2 पॉइंट होते हैं। पहला, नॉर्मल एक्ट्स, नॉर्मल का मतलब ही होता है बच्चों परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और दूसरी बात, जिस बॉडी को स्टडी करा ना आपने, तो नॉर्मल उस बॉडी की तरफ बनती है। याद कर लो इस चीज को। तो नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द बॉडी। मान लो आप लोग रॉड को पढ़ रहे थे, तो रॉड की साइड कौन सी होगी? यहां से ऊपर और यहां से स्लैंट करके ना। हाँ ना बोलो भाई? इन 2 पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है। ऐसा मत हल्ला करना कि ये पीछे क्यों नहीं बनाया या ऐसे क्यों नहीं बनाया। नहीं, वो गलत हो जाता। ये 2 पॉइंट बच्चों टिक होने चाहिए जब भी नॉर्मल बनाओगे आप लोग। आज के बाद पहला पॉइंट बोलो, नॉर्मल एक्ट्स परपेंडिकुलर। दूसरा, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स, क्या बोलोगे? नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द बॉडी। क्लियर है?